कांड की, जहां भयावह तस्वीरों को आखिर कौन भूल सकता है। हादसे के 30 घंटे होने जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में होटल मालिक लवकेश की कोर्ट में पेशी होगी और उसके साथ ही होटल के फरार मैनेजर की भी पुलिस तलाश कर रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी आज घायलों से मुलाकात की है। मैक्स हॉस्पिटल वो पहुंची और इसके साथ ही घायलों और मृतकों के परिजनों के लिए उन्होंने मुआवजे की भी बात कही है। दिल्ली हादसे से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश में भी 290 होटलों में जांच के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। आपको बता दें कि 3 जून को मालवीय नगर के होटल में भयावह आग हादसा हुआ। 21 लोग जिंदा जल गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान दिल दहला देने वाली तस्वीरों ने सभी को विचलित कर दिया है और आग के दौरान मची चीख पुकार में इतना दर्द था कि जिसने भी इस हादसे को अपनी आंखों से देखा उसकी आंखें नम हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकारी महकमा अपनी आंखें मूंदे नहीं बैठा होता तो ऐसे हादसों पर पहले ही लगाम लगाई जा सकती थी। भीषण अग्निकांड की आग से तपी सरकार अब जांच की आंच से एक्शन लेने में जुटी है। लेकिन सवाल अभी भी है कि हर बार की तरह हादसों के बाद ही सरकार की नींद आखिर क्यों टूटती है, समय रहते सजगता क्यों नहीं दिखाई जाती। क्योंकि कहा जा रहा है कि एमसीडी की टीम भी अब मौके पर पहुंची है। फायर एनओसी की जांच होगी, सेफ्टी प्रिकॉशंस को देखा जाएगा, यानी जो नियम होते हैं सुरक्षा मानकों के, उन्हें अब परखा जाएगा। लेकिन अब जो 21 जिंदगियां जा चुकी हैं, क्या वो वापस लाई जा सकती हैं? यह हादसा रोका जा सकता था अगर समय रहते एक्शन लिया गया होता। अवैध रूप से जो इस बिल्डिंग में व्यावसायिक काम चल रहे थे, 6 कमरों की परमिशन थी, 20 से 25 कमरे इस होटल में बनाए गए थे। बेसमेंट में भी होटल में ये कमरा बनाया गया था जहां पर लोग रुके हुए थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो इस हादसे की भयावहता को बताती हैं। बिल्डिंग पर धुएं की कालिख साफ नजर आ रही है। आग में सारा सामान जलकर राख हो गया। यहां तक कि 21 लोग जिंदा जल गए। कई लोगों की हालत गंभीर है, अस्पताल में भर्ती है। जो आसपास के होटल हैं वहां से भी होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं। वहां भी लोग अब जाने से घबरा रहे हैं। घटनास्थल पर पुलिस का कड़ा पहरा देखा जा रहा है। जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस हादसे की क्या क्या वजह हो सकती है। शुरुआत में शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह बताई गई, तो जांच एक तरफ इस पूरे मामले में बिठा दी गई है। सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि यहां जॉइंट कमेटी बनाई गई है। एलजी ने निर्देश दिए हैं, मजिस्ट्रेट जांच होगी। पुलिस ने होटल मालिक को पकड़ लिया है। होटल मैनेजर की तलाश की जा रही है। भारी संख्या में फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। जांच पड़ताल लगातार हो रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि आखिर समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं की गई। अगर समय रहते कार्रवाई होती तो इन 21 जिंदगियों को बचाया जा सकता था। तो इस पूरे मामले में जो लापरवाहियां उजागर हो रही हैं वो कई गंभीर सवाल उठाती हैं, क्योंकि ऐसी एक इमारत नहीं है जो अवैध रूप से चलाई जा रही हो। दिल्ली में ऐसी इमारतों की भरमार है। आए दिन जर्जर इमारतें भरभरा कर गिर जाती हैं। कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और अब मालवीय नगर में जो यह हादसा हुआ है, भीषण अग्निकांड हुआ है, उसने भी सरकार की नींद खोल दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या कोई ऐसा ठोस एक्शन लिया जाएगा जिससे इस तरह के हादसे दोबारा ना होने पाए। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी आ गए हैं, आपका स्वागत है। पूर्व सेक्रेटरी हैं डीसीएमजी के। इसके अलावा सोहेल काजमी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत विनोद जी आप ही से कर लेते हैं। ये जो हादसे हुए हैं, भले ही हम अभी दिल्ली की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले मुजफ्फरपुर की भी तस्वीरें हम दिखा रहे थे, अस्पताल में आग लगी। लेकिन इन जिंदगियों का इस तरह से चले जाना, इतना भयावह हादसा होना कि आंखों के सामने अभी भी वो तस्वीरें तैर रही हैं, विचलित कर रही हैं। सवाल उठता है कि मौत का चैम्बर कैसे ये होटल बन गया। तमाम नियमों की अनदेखी हो रही थी, लेकिन जिम्मेदार सो रहे थे। बिल्कुल, देखिए बहुत ही दुखद घटना है और खासकर उनके प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है जिन्होंने अपने प्राण खोए हैं, और खासकर विदेशी मेहमान जो थे,
क्योंकि ये देखिए, ये कोई पहली वारदात नहीं है। अगर आपको याद हो, करोल बाग में इस तरह का इंसिडेंट हुआ था। अनाज मंडी की फायर थी। मैं उस वक्त सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आईपी यूनिवर्सिटी है, वहाँ ये एक स्टडी गहन रूप से की गई थी। वहाँ की जो डीन है प्रोफेसर अमरजीत, वो सबसे पहले वहाँ पहुंची थी। तो ये बताता है कि किस तरह से हम केवल इन सब चीजों का जिक्र और फिक्र होता है। आप देखिए, इस इंसिडेंट के बाद भी ये सब चीजें भुला दी जाएंगी, क्योंकि देखिए, जब तक आप एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग हैं उनको पनिश नहीं करेंगे, क्योंकि सारा ठीकरा है वो या तो जैसे होटल के मालिक है उन पे किया जी। जाए, क्योंकि बिना एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन या शासन के मिली भगत से ये चीजें नहीं हो सकती। आप अपने घर में देखिए, अगर ऊपर एक वाटर टैंक का ओवरहेड प्लेटफॉर्म भी बनाए तो एकदम एमसीडी वाले लोग आ जाते हैं कि साहब ये नहीं बना सकते आप। और जब आप उनके मतलब इच्छा पूरी कर देते हैं तो वो चले जाते हैं। तो जब तक ये जो ऑफिसर्स हैं या जो अधिकारी हैं, या उन्होंने अगर इस तरह की इरेगुलरिटीज थी, ये कोई एक दिन में तो हुआ नहीं होगा। तो ये सब चीजें जब तक लाइमलाइट में नहीं आएंगी, जब तक अधिकारियों को, क्योंकि देखिए, सेना का एक बहुत अच्छा मॉडल है डिसिप्लिन का, कि वहां जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो जो वहां का जो कमांडिंग ऑफिसर होता है या जो ऑफिसर कमांडिंग है, उसको सबसे पहले मतलब अकाउंटेबल होल्ड किया जाता है। लेकिन जो असैनिक मतलब प्रशासन है, आप देखिए, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी तहसील में या किसी एरिया में कोई वारदात होती है, तो जो वहाँ के अधिकारी हैं वो केवल 2 या 3 शब्द कह के छोड़ देते हैं कि साहब इस पे चिंतन किया जाएगा, ये विवेचना का विषय है, हाँ। और इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो जब तक हम इन लोगों को अकाउंटेबल नहीं ठहराएंगे, जब तक एडमिनिस्ट्रेशन प्रोएक्टिव नहीं होगा, तब तक, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की बिना मिली भगत से ये सब चीजें नहीं हो सकती या ना ही चल सकती हैं। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, क्योंकि हम केवल एक दूसरे हादसे का इंतजार करते हैं कि साहब जब वो होगा तब इसके ऊपर चिंता और चिंतन दोनों होते हैं। बिल्कुल सोहेल काज़मी जी, लोगों की जिंदगी क्या इतनी सस्ती है। एमसीडी की टीम अब मौके पर पहुंची है फायर एनओसी की जांच करने के लिए। समय रहते अगर पहुंच जाती तो ये हादसा नहीं होता। बिल्कुल वंदना जी, पहले तो गुड आफ्टरनून आपको भी और विनोद सर को भी गुड आफ्टरनून। दूसरा, विनोद जी ने जैसे कहा कि बिना मिली भगत के ये सब चीजें मुमकिन नहीं है। आप देखिए, कुछ ऐसे शहर हैं जिसको हम दिल्ली बोलते हैं, जो पुराने शहर है, 47 से पहले के कुछ इमारतें हैं, कुछ बंगलोज हैं, कुछ होटल्स हैं, कुछ गेस्ट हाउसेज हैं, जो 47, मुझे लगता है 100 साल से भी ऊपर कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको रिव्यू करने की जरूरत होती है। लेकिन होता यह है कि आप रेजिडेंशियल अकोमोडेशन को होटल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर जो SOPs हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आनी चाहिए, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आनी चाहिए, बिजली विभाग से आनी चाहिए, PWD से आनी चाहिए, ये तकरीबन को 10-12 NOCs होती हैं। फिर जाके एक होटल को जो है उसको फुल प्रूफ तरीके से चलने की इजाजत दी जाती है, और वो फिर रिन्यूएबल होती है। 2 साल बाद उनका रिव्यू होता है, चेकिंग होती है। लेकिन हमने देखा दिल्ली में जब भी हम घूमते हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां से पैदल चलना मुहाल हो जाता है। आप करोल बाग को छोड़िए, नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली के स्टेशन के पीछे देख लीजिए, मुझे लगता है तकरीबन हजारों के करीब ऐसे होटल्स होंगे जो 8 कमरे, 12 कमरे, 16 कमरे और सटे हुए हैं। अगर बाई चांस एक जगह पे कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी जो उसकी लपेट में बाकी होटल्स भी आ जाते हैं। एक होटल की लापरवाही से 3, 4, 10 बिल्डिंग जो है इन्वॉल्व हो जाती है। तो ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, ये उन एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की होती है जो जिनकी निगरानी में, चाहे वो टूरिज्म विभाग है जो इनसे ईयरली फीस लेते हैं या जो इनको रिन्यू करते हैं, ये उनका काम होता है कि इंस्पेक्शन करते रहना चाहिए। और होटल्स के जो मालिक हैं उनका भी यही रहता है। वो आप कहते हैं, वो उन्होंने मैक्सिमम होटल जो है दिल्ली में, वंदना जी, वो सेल आउट किए हुए, लीज आउट किए हुए, सॉरी, वो लीज आउट किए हुए 8-8, 10-10 होटल बना के 8-8, 10-10 लोग वो जो है उसको होटल्स को चला रहे हैं। ईयरली वो जो भी उनका है वो मिल जाता है उनको। तो रेयर टेयर जो है होटल्स नहीं, की, क्या ये मुमकिन है सोहेल जी कि केवल एक व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार हो? होटल मालिक को पकड़ लिया गया है, अब कहा जा रहा है कि जो होटल का मैनेजर है वो भी पकड़ा जाएगा, उसकी भी तलाश हो रही है। पूरे सिस्टम को क्या केवल एक व्यक्ति धता बता सकता है या उसको नजरअंदाज कर सकता है, या फिर ये पूरा खेल सेटिंग का है? क्योंकि जो बात कही गई है, आरोपी ने कही है, जो होटल मैनेजर पकड़ा गया है, होटल मैनेजर तो पकड़ा जाएगा, लेकिन होटल मैनेजर पर ही आरोप लगाते हुए होटल मालिक ने कहा है कि उसका कहना था जब ये कमरे ज्यादा बनाए जा रहे थे, परमिशन से ज्यादा, उसने रोका था। लेकिन होटल मैनेजर ने कहा कि दिल्ली में यह सब चलता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब चलेगा, सब सेटिंग हो गई है। बिल्कुल। आप देखिए ना, हमारे यहाँ नासूर जो है
हम कहते हैं जी विकसित होना है हमने 2047 में, हमारे दिमाग ही विकसित नहीं है। देखिए एक रूल के तहत एक बिल्डिंग की परमिशन मिलती है, उसका नक्शा पास होता है, और आप देखिए वायलेशंस पे वायलेशंस होती हैं। आप वेंटिलेशन का एक प्रॉपर एक प्रोविजन रखा होता है, आग ना लगे होटल में उसका प्रोविजन रखा होता है, सब चीजें जो है। लेकिन आप देखिए कोई भी ऐसी, मुझे लगता है 10-20% जो है वो बिल्कुल उस तरह से कंप्लाई करते होंगे जो भी एसओपीज हैं होटल बनाने की या बाकी इमारतें बनाने की। लेकिन यूजुअली हमने देखा है कि वायलेशंस इतनी होती हैं कि वो डबल क्रॉस कर देती हैं। अगर 10 का परमिशन है तो 20 तक चले जाते हैं। तो देखिए आप जब लोड इतना डबल कर देंगे या वायलेशंस इतनी कर देंगे और अनसर्टेनिटी कभी भी हो जाए और उसकी इन गल्फ में बाकी चीजें बाकी बिल्डिंग्स भी आ जाती हैं, तो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वहां के जो सेक्टर के जो लोग हैं, चाहे वो टूरिज्म विभाग के हैं, पोल्यूशन के साथ है, फायर के साथ है। मैंने आपसे कहा 10-20 एनओसीज लानी पड़ती है एक होटल को, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में या मेट्रोपॉलिटन सिटी में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दिल्ली देखिए हब है पूरे इंडिया की। दिल्ली में आपको पूरी हिंदुस्तान के लोग आपको आते जाते, और 24 आवर जो है बिजनेस है। आप करोल बाग की तरफ चले जाए, ओल्ड सिटी की इनमें तरफ चले ज्यादातर जाए, फॉरेनर्स थे जो लोग इस होटल में रुके हुए थे, जो अस्पताल में इलाज कराने के लिए आए थे। जी। अब वो क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे अपने अपने मुल्क में कि हम कौन से मुल्क में गए थे और किस तरह से वहां हमारा ये हाल हुआ है। तो एक रॉन्ग मैसेज जो है वो जाता है और लोग सहम जाते हैं। इस वक्त वैसे भी आप देखिए गर्मी कितनी है, गर्मी के लिए अलग एक एसओपीज होती है कि ये चीजें लाजमी है होटल्स में रखनी, या सर्दी के मौसम के लिए ये चीजें हैं। लेकिन कोई भी उन चीजों को मानता नहीं है, सिर्फ पैसे एड़ रहे हैं, वो किराए पे दे दिए होटल, वो चला रहे हैं और अपना पैसे एड़ के खुद वो चले जाएंगे ठंडे इलाकों में गर्मियों में, और बाकी ये लोग देख लीजिए आप किस तरह से आज सफर कर रहे हैं। बिल्कुल विनोद दत्ता जी, कोई एक अगर डिपार्टमेंट हो तो चलिए बनता है कि उसके पास काम ज़्यादा होगा। ना एमसीडी वहाँ पर पहुँची, ना फायर सर्विस पहुँची, ना स्थानीय पुलिस पहुँची। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अब जांच बिठाई जा रही है, अब कहा जा रहा है कि ऑडिट भी होगा, 1 महीने में अभियान चलाया जाएगा, ऐसे सभी होटल हो, रेस्टोरेंट हो, नर्सिंग होम हो, सभी पर ताला लगाया जाएगा। देखिए ये सब केवल एक लिप सर्विस है। जो आपने देखा होगा, अगर पुराने इंसिडेंट्स भी देखें तो यही सब चीज़ें किए जाते हैं। जैसा अभी सोहेल साहब ने बताया कि साहब हर चीज़, चाहे आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स देख लीजिए, चाहे और भी कोई हो, जो बिल्डिंग नॉर्म्स हैं, उनको, जो बाईलॉज हैं, उनको एकदम दरकिनार किया जाता है। तो मेरा मानना ये है कि जब तक आप लोगों के स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो देश में देखी गई है, देखिए हमारे यहाँ पॉपुलेशन करीब 2.5 करोड़ बच्चे हर साल पैदा होते हैं, और एक ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन है वो ऐड हो जाती है इंडिया में। लेकिन हम अपना एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल नहीं बढ़ाते हैं। हमारे यहाँ वही डेफिशिएंसी है। हमारे यहाँ कोई मैन पावर की कमी नहीं है, कोई हमारे यहाँ जहनी लोग या जो मेहनती लोग हैं उनकी कोई कमी नहीं है। लेकिन सरकारें उस एस्टेब्लिशमेंट को नहीं बढ़ाती हैं। अगर इस तरह के एस्टेब्लिशमेंट बढ़ें, जहां इतने ऑफिसर्स हों, जहां इतने इंस्पेक्टर्स हों, जो ग्राउंड पे चीजें देखें, मुझे नहीं लगता कि ऐसी चीजें रिपीट होंगी। दूसरा, हर चीज को इतना वो कर दिया जाता है कि जब तक आप किसी के मतलब हाथ गर्म नहीं करेंगे, तब तक कोई आपको एनओसी मिलेगी नहीं। और क्योंकि जो रेगुलेटरीज होती हैं उनका काम ये रहता है कि साहब वो दे आर इनेबलर्स। लेकिन आप देखिए सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट होता है वो ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं। वो आपको कभी कोई सही चीज एडवाइस नहीं करेंगी, वो आपको 50 बार तंग करेंगे। लेकिन हाँ, अगर एक सेक्टर को भी अगर ये इस तरह के ऑडिट कराए जाते, चाहे वो करोल बाग फायर थी, चाहे अनाज मंडी की फायर थी, या एमरी कलकत्ता में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था एमरी हॉस्पिटल में, आज ये नौबत नहीं आती। लेकिन जैसा मैंने कहा कि साहब ये केवल 1 या 2 दिन की बात है, उसके बाद सब चीज भुला दी जाएगी और बदस्तूर वैसे ही ये दिल्ली चलती रहेगी। आप मुझे बताइए, क्योंकि जब तक हम स्टैब्लिशमेंट नहीं बढ़ाएंगे, आज हम हर चीज बढ़ाने को तैयार हैं। आज हम हर चीज अपने, मतलब आपने देखा होगा कि मतलब संसद में हम इतनी सीटें बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन हम सर्विसेज में कोई इजाफा नहीं करना चाहते। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, दूसरा जो ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर लोड कम पड़ेगा। क्योंकि आज एक ऑफिसर इतना ओवर स्ट्रेस्ड है कि वो अपने जो ड्यूटीज है उनको सही तरीके से नहीं कर पाता है। और जब तक आप इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करेंगे, क्योंकि देखिए आप मुझे बताइए, फौज एक ऐसा इदारा है जहाँ क्यों डिसिप्लिन है, वहां क्यों हर आदमी अकाउंटेबल है, वहां क्यों हर आदमी जिम्मेदार है, क्योंकि उसे बताया जाता है कि साहब ये आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप इस
मिशन में या इस उसमें कामयाब नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो वहां भी वही उसी इदारे के उसी समाज के लोग आते हैं, उसी माशरे के लोग आते हैं और वो उस डिसिप्लिन में ढल जाते हैं। लेकिन यहाँ तो ये बताया जाता है कि साहब आप फलाना जॉब कर लीजिए, अरे साहब बड़ी मलाईदार पोस्टिंग है, बड़ा उसमें ऊपर की कमाई है। तो ये एक फेदर इन कैप देखा जाता है। तो जब तक आप जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनके पीछे आप नहीं पड़ेंगे या उनको मतलब ये यानी सबक नहीं कट मनी सिखाया का जो जाएगा। कल्चर चल पड़ा है ना, उसने सब कुछ तबाह कर दिया है। सोहेल काज़मी जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आपात स्थिति में जो सर्विस मौके पर पहुंचनी चाहिए वो एक घंटे देरी से पहुंचती है। तब तक तो सब कुछ जलकर राख हो चुका था जब टीम यहाँ पहुंची। फायर विभाग में कहा जा रहा है कि मैन पावर की कमी है, इक्विपमेंट्स नहीं है, सही से ट्रेनिंग नहीं दी गई है। इतनी सारी खामियां, उसके बावजूद ऑडिट नहीं होता है, किसी तरह की कोई जांच नहीं बिठाई जाती। इन हादसों का देखिए, इंतजार हमें होता है क्या? वंदना जी, हमें एक बीमारी है हिंदुस्तान में। एक तो करप्शन जो है हमारे ब्लड में इंजेक्ट हो चुकी है। जो सरकारों में लोग बैठे हैं वो सिर्फ आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल लीकर पॉलिसी से हमें इतना रेवेन्यू आया, बिजली विभाग से इतना रेवेन्यू आया। जैसे विनोद सर ने कहा कि पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया जितनी एक साल में बढ़ जाती है। अब तो सेंसस के बिना कुछ पॉलिटिशियन पार्लियामेंट में या असेंबलीज में बात करते हैं, खुद ही बिना सेंसस के बता देते हैं। मैं देख रहा हूं पिछले एक साल से खुद ही बता देते हैं। अब तो हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ होगी, जो पिछले साल 120 करोड़ पे हम आंकड़े लगाते थे। जितने भी डिबेट्स पे हम बैठते हैं, अब कुछ बोलते नहीं, 145 करोड़ होगी। तो ये ऐसा मुल्क है, राम भरोसे चल रहा है, राम भरोसे और कितने देवी देवताओं के भरोसे ये चल रहा है। अब कितनी देर चलेगा ये तो पता नहीं है, लेकिन ये है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी जितनी भी है, रूल ऑफ लॉ जो है वो प्रिवेल नहीं करता है। कोई किसी का भतीजा है, फोन आ गया, कोई किसी का रिश्तेदार है, उसका फोन आ गया, फोनों पे ही जो है आधी परमिशन जो है वो सैंक्शन कर दी जाती है। और जो बाकी है, जो थोड़ा मिडिल क्लास का है, तो वो पैसे दे दे के अपने काम करवाता रहता है। जो मैं समझता हूँ वायलेशन पे वायलेशन, फिर वायलेशन बढ़ती बढ़ती ऐसी वायलेशन हो जाती है। आपको याद होगा राजेंद्र नगर में जब बारिशें हुई तो ग्राउंड फ्लोर में कुछ लोगों ने बेसमेंट्स पे बच्चे, क्योंकि वहां जितनी भी ट्यूटोरियल्स हैं वो राजेंद्र नगर के आसपास है, शंकर रोड से हम जब गुजरते हैं तो जितने बच्चे, बाजीराव हो गया, दूसरा हो गया, ये सब बच्चे IAS IPS के जो कोचिंग क्लासेस है वहां लेते हैं और पूरे हिंदुस्तान से बच्चे आते हैं। आपको याद होगा थोड़ा सा 2-3 दिन बारिश जब दिल्ली में हुई तो वो पानी इतना ओवरफ्लो अंदर चला गया कि कुछ बच्चे मर गए थे और कुछ बच्चे जो है उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। कहने का मतलब यह है कि रेवेन्यू तो अच्छी बात है, रेवेन्यू कमाइए, उसके साधन और बढ़ाइए, लेकिन जो बेसिक सहूलियात हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जिनसे कि कोई ऐसी बाई चांस खुदा ना खासा ऐसी टेंशन हो जाए या ऐसी ह्यूमन लाइफ कोई गंवानी पड़ जाए, तो उसकी तरफ ध्यान रखना मैं समझता हूं एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा उसका जिम्मेवारी होनी चाहिए। अल्टीमेटली देखिए, आप तनख्वाह लेते हैं ये सब लोग, ये हाईली पेड लोग हैं, चाहे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में है, चाहे अब बॉम्बे का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देखिए, महाराष्ट्र का सबसे खूबसूरत डिजाइंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। और आज तक मैं देखता हूँ 30-40 सालों में तो मुझे भी हो गया प्रोफेशनल काम करते, मैं देखता हूँ कि जिस सब बेहतरीन एग्जांपल जो आती है वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आती है। हालांकि बिल्कुल नीचे पूरी ड्रेनेज पे बड़े बड़े ड्रेनेज है मुंबई में स्टिल, क्योंकि वहां प्रोफेशनलिज्म है, अकाउंटेबिलिटी है। आप अकाउंटेबिलिटी तभी आती है जब स्ट्रिक्ट लॉज इंप्लीमेंट होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में और आपको जवाबदेही बनती है। आप 2-4 लोगों को सैक कीजिए और नौकरी से हटाइए, डिसमिस कीजिए, देखिए आप कैसे अकाउंटेबिलिटी आएगी। एक तो ये तनख्वाहें लेंगे, फिर बेसिक जो सहूलियात है वो भी लेंगे, और करप्शन, तनख्वाहों को छेड़ते नहीं है कुछ मुलाजिम, तो मैं देखता हूँ तनख्वाहें पड़ी रहती है उनके अकाउंट्स में और उनकी करप्शन से उनका पूरा साल निकल जाता है। ये बीमारी को चेक करने की जरूरत है जो इंजेक्टेड है नॉर्मली। ठीक है विनोद दत्ता जी, क्योंकि अब दिल्ली सरकार सजग हो गई है, कहा जा रहा है कि भाई मजिस्ट्रेट जांच भी होगी, कमेटी भी बना दी गई है, तो क्या वाकई उतना ठोस एक्शन लिया जाएगा कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ऐसी घटनाएं ना हो? भगवान करे, हम तो दुआ करते हैं ऐसी घटनाएं नहीं होनी विनोद चाहिए। दत्ता जी, विनोद दत्ता जी, पूरी दुनिया जो है जंगों के माहौल में फंसी हुई है, लेकिन ये ऐसे भगवान से दुआ करते ना हो। हाँ। लेकिन अब तो आप देख रही है दिल्ली हाई कोर्ट के जज के घर से ही इतने ठीक है, करोड़ों सोहेल जी, निकल गया। विनोद जी से सवाल किया था, विनोद जी बोलिए। अच्छा सर, देखिए बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि सरकार को क्या चाहिए, क्योंकि ये बड़ी बेबस प्रॉब्लम है, तो उनको ये चाहिए कि एक पर्टिकुलर सेक्टर से वो शुरू करें और ये पूरे बदस्तूर पूरे साल ये इन्वेस्टिगेशन्स और इसकी जो तहकीकात है या जो इनके इंस्पेक्शंस है, मुआयने, वो करने चाहिए। सोहेल साहब ने एक बड़ी अच्छी बात उठाई थी, जैसे फायर फाइटिंग जो सर्विसेज हैं, मैं काफी जुड़ा रहा हूँ उनसे, करीब 70 से 80% डेफिशिएंसीज हैं। 14 फाइनेंस कमीशन में 1000 करोड़ रुपए दिए गए,
1000 करोड़ रुपए क्या होते हैं आजकल, मुझे बताइए, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब फायर फाइटिंग एसेंशियल सर्विसेज में इसको शामिल किया जाता है, जी। तो उनके पास इस तरह के इक्विपमेंट होंगे जो हमारे जो दिल्ली है या कोई भी इस तरह के जो शहर है, उनके हिसाब से उनके पास इक्विपमेंट होना चाहिए। कई जगह फायर टेंडर्स नहीं पहुंच पाते हैं, कई जगह मतलब उनको जैसे 2 व्हीलर बेस्ड उनको इक्विपमेंट दिए गए हैं। तो जब तक हम इस चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का भी ये होना चाहिए कि साहब जहाँ लोगों की मदद की जाए, अगर बाई लॉज एक्सेप्टेबल है तो उन्हें इस तरह की अनुमति दी जाए, बजाय इसके कि एक वो जो कम्बरसम प्रोसीजर होता है कि साहब अब ये ले आइए। लाल फीता शाही को कम करना चाहिए, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन यूजर फ्रेंडली होना चाहिए बिल्कुल। और उसके अंदर जो भी इस तरह की जहां बिल्कुल इरेगुलरिटीज हैं, हाँ उनको एड्रेस करना चाहिए और उनको बड़ी सख्ती से उनको या तो सील करना चाहिए या उनको डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ दोनों मतलब जो यूजर है और जो शासन है, उसको दोनों को हैंड इन ग्लव बिल्कुल, बहुत काम तालमेल करना के साथ काम करने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि ट्रैफिक की भी अपनी एक समस्या रहती है। जब इस तरह के आपात हालात बनते हैं तो आपातकालीन सेवाएं समय पर नहीं पहुंच पाती हैं। ट्रैफिक जाम भी उसकी एक बड़ी समस्या रहती है। तो इन सभी पहलुओं पर क्या दिल्ली सरकार की ओर से कदम उठाए जाएंगे, दिल्ली पुलिस की ओर से एक्शन लिए जाएंगे, देखना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।